प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बनेगी? क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी की सत्ता बनी रहेगी या अब की बार सपा की साइकिल सबको पीछे छोड़ेगी और अखिलेश यादव सत्ता के सिंहासन पर विराजेंगे? फिलहाल रोमांच इसे लेकर है। इतना ही नहीं, इस बार देखना यह भी दिलचस्प होगा कि हाथी और हाथ की धमक कैसी रहेगी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही कांग्रेस क्या इस बार डबल डिजिट पे पहुंचेगी? वहीं मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा के ताबड़तोड़ प्रचार के बाद बहुजन समाज पार्टी, जो पिछली बार 19 सीटों पर सिमट गई थी, क्या उसका ग्राफ बढ़ पाएगा? वहीं दूसरे छोटे दल किसका कितना गणित बिगाड़ेगी? केजरीवाल और ओवैसी का यूपी के चुनावी रण में कितना प्रभाव है? ये वो अहम सवाल हैं जो फिलहाल हर किसी के जहन में है और इनका जवाब लगातार ईवीएम में कैद हो रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद अब चौथे दौर की लड़ाई भी खत्म हो गई है। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ है। ये 59 सीटें हैं जो बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए काफी अहम है। अगर यहां पिछली बार के मुकाबले तस्वीर बदली तो फिर सत्ताधारी दल की इस चुनाव में राह मुश्किल होगी। खैर, चौथे चरण का रण कितना दिलचस्प है और इस दौर के बाद कौन कितना मजबूत है, किसके दावे वास्तविकता के करीब है, चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं सत्ता का संग्राम की खास पेशकश 59 से उम्मीद। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरण के मतदान का दौर जैसे जैसे संपन्न होने की ओर बढ़ रहा है, रोमांच भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उत्सुकता इस बात को लेकर है कि देश के सबसे बड़े राज्य पर किसका राज होगा। गद्दी पर फिर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ बैठेंगे या राज तिलक अखिलेश यादव का होगा, या मायावती और प्रियंका में से किसी एक की मेहनत रंग लाएगी और चमत्कारी नतीजे सामने आएंगे। खैर, यूपी का रण लगातार जारी है, जिसके अब तक 4 चरण हो चुके हैं। आज सूबे के जिन 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें लखनऊ की 9, रायबरेली की 5, लखीमपुर की 8, पीलीभीत की 4, उन्नाव की 6, सीतापुर की 9, हरदोई की 8, फतेहपुर की 6 और बांदा की 4 सीटें शामिल हैं। इन 59 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने 50 पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा के खाते में 4 सीटें गई थी। तो वहीं कांग्रेस और बसपा को 2-2 सीट पर कामयाबी मिली थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार इतिहास को दोहरा पाएगी? भाजपाइयों के दावों के मुताबिक सीटों में और इजाफा होगा या फिर ये घटेगी। वहीं सपा अध्यक्ष का यह दावा है कि इन 4 चरणों के मतदान में ही समाजवादी पार्टी दोहरा शतक जड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये सही है या फिर हवा में हवाई, ये भी देखना अहम होगा। वैसे चौथे चरण के रण को देखें तो इसमें करीब 55% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ये आंकड़े फाइनल नहीं है, इसमें और इजाफा होगा। वैसे पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में वोटिंग प्रतिशत बाकी जिलों के मुकाबले ज्यादा रहा है। आखिर ये बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का मतलब क्या है? ये किसके पक्ष में है? लखनऊ, रायबरेली, बांदा, सीतामऊ, उन्नाव, फतेहपुर और हरदोई में जो मतदान हुआ है, उसके बाद किसके अरमान पूरे हो रहे हैं? चौथे चरण के 624 प्रत्याशियों में किसकी सियासी किस्मत का उदय होगा? ये 10 मार्च को सामने आएगा, जब नतीजे घोषित होंगे। तो बहरहाल 59 से किसको उम्मीद पूरी हो रही है और किसकी उम्मीदों को पानी फिर रहा है, चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करते हैं। जिसके लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। सपा नेता जयंत द्विवेदी जी हैं जो हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार भारत सिंह जी हैं विशेष टिप्पणी के लिए, और स्टूडियो में मौजूद है स्वराज एक्सप्रेस के हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत सिंह। साथ ही फोन पर हम और नेताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इंटरनल आवाज बढ़वा लीजिए भैया जी। जयंत जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बहुत धीरे आवाज आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। आवाज बढ़वा लेंगे तो कृपा होगी। जयंत जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, भारत सिंह हो भैया। अच्छा, भारत सिंह जी। मैं जयंत जी से पहले बात कर लेता हूं। जयंत जी, आज
कुल मिला के 231 सीटों के चुनाव हो गए हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने 200 का आंकड़ा पार कर लिया 231 में ही। इसमें किस दम से आप कह रहे हैं कि 200 का आंकड़ा पार कर लिया, आपने दोहरा शतक लगा दिया? सर दोहरा शतक हमने लगा दिया है। आप ये देखें कि वोट प्रतिशत जो है इस बार बढ़ा है और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर लगातार बना हुआ है जी। जनता के मन में एक बदलाव का मूड है और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की कोशिश करने वाली है जी। तो इस आधार पर ही हम कह रहे हैं कि हम इस बार 200 सीटें से आगे हम लीड ले चुके हैं और जब तक ये पूरा चुनाव खत्म होगा आप ये देखेंगे कि हम 300 सीटों से ज्यादा लेकर के सरकार बनाएंगे। जी, सरकार बनाएंगे आप, लेकिन आपने कहा वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। वोटिंग प्रतिशत तो घटा है। प्रथम चरण में देखें तो 64 से 62 हो गया, दूसरे चरण में भी लगभग बराबर है, बढ़ा नहीं है कहीं ज्यादा। नहीं, जैसे पहले चरण में अगर चुनाव मतदान को अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा जो है फ्लक्चुएशन जो है बढ़ा हुआ था और अभी भी आज का भी जो डिटेल आ रही है लगभग 64.6% था 2012 में 17 में और इस बार जो हुआ है वो 62.34 समथिंग है प्रथम चरण में। जी जी जी। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा आंकड़ों में मिसमैनेज हो कहीं पे क्योंकि कुछ चैनल्स जो है शायद ऐसा दिखा रहे थे कि कहीं पे आंकड़े थोड़े से ज्यादा हैं। बट लेकिन इस पे ये है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार है और बहुत ही भारी मात्रा में है, इसको आप भी मानेंगे कहीं ना कहीं। जी, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के कारण आप सरकार बना रहे हैं कि कुछ और? नहीं, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के कारण हम सरकार नहीं बना रहे हैं। हम सरकार बना रहे हैं, आप देखें सरकार ने युवाओं को बेरोजगार रखने का काम किया है। जो छात्र इनसे लखनऊ में नौकरी मांगने के लिए प्रदर्शन करने गया उसको लाठी मारने का काम किया है और इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है, किसानों को प्रताड़ित किया है। 9-9 बीघा खेत जो है योगी जी के सांडों ने चरने का काम किया है। तो ये सारे मुद्दे हैं, केवल एक मुद्दे पर हम बात नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में इस सरकार ने सिर्फ रेता डालने का काम किया है लाशों पे, ऑक्सीजन ये किसी को मुहैया नहीं करा पाए हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, जनता इनसे तंग आ चुकी है, त्राहिमाम मचाए हुए है जनता। चलिए, अमरजीत जी, जयंत जी के दावे पे कितना दम दिख रहा है आपको? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभी तक जितने, स्पेशली मैं अगर शुरू के 3 चरण की बात करूं, सपा को अच्छा खासा फायदा मिला है, ये साफ। क्योंकि आप जिस तरह से त्रिपाठी जी आप प्रोग्राम भी करते आए हैं, हम अपने संभागीय जो संवाददाता हैं हर विधानसभा सीट पे हमने नजर दी है, उस पे हमें ये जरूर आंकड़ा देखने को मिला है कि सपा को यहाँ पे फायदा मिला है, चाहे वो कह लें एक वर्ग, चाहे मुस्लिम यादव का और जो किसान का और जो जाट का, ये सारा फैक्टर के मुझे लगता है कि एक फायदा तो मिला है। लेकिन जिस तरह से जो दावा कर रहे हैं 200 का, मुझे नहीं लगता कि 200 का, और स्पेशली जो उन्होंने बोला कि वोटिंग परसेंटेज वाला, क्योंकि अभी चौथे चरण का नहीं आया है लेकिन पिछले तीनों चरण में लगातार गिरावट देखने को मिली है और लगातार हम लोग इसी बात को अपने डिस्कशन में भी करते आए हैं कि जब ये चुनाव 2017 के बाद 22 में हो रहा है, वोटर्स बढ़े होंगे, उसके बाद भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये एक सोचनीय विषय है। सपा को जरूर फायदा मिला है लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि इतना बड़ा फायदा मिला होगा। एक लीड जरूर उनको अच्छी मिली है, लेकिन अब जिस तरह से चरण बढ़ रहे हैं ये एक बड़े परेशानी है। और जो मुद्दे हैं किसान के, और खास तौर पे अब जिन चरणों की हम बात कर रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी कि अब ये थोड़ा सा मुश्किल, एक आवारा पशु वाला जो इन्होंने बात बोली कि वाकई में आवारा पशु का एक मुद्दा है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भाजपा को इस वक्त परेशान कर रहा है। और स्पेशली अब जिस चरण में चौथे से लेके आगे के चरण है, यहां पे ज्यादा नुकसान इसलिए है क्योंकि पहले के 3 चरणों में ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड थी, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे जो किसान हैं उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं वहां पे, और ज्यादातर आप देखेंगे गेहूं और चावल के खेती ज्यादा होती है इन किसानों पे। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 0.6 हेक्टेयर एवरेज निकलता है वहां पे, अगर हम लैंड एरिया की बात करें पर किसान के हिसाब से। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और मुझे दिख रहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे भाजपा जो है मुझे थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। और इसीलिए शायद मोदी जी ने जो योजना अभी की कि गोबर से हम ये करेंगे, आवारा पशु को इस तरह से सुरक्षित रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक इस डेंट को दूर करने की कोशिश की है। हमारे साथ भारत सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हैं। भारत सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी पुनीत। भारत सिंह जी, अभी जैसे जयंत द्विवेदी जी ने कहा है, बहुत सारे मुद्दे उन्होंने बताए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी एक, दूसरा बहुत बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, खासकर उन्होंने कहा कि 9-9 एकड़ 9-9 बीघा की जमीन आवारा पशु चर गए। ये सारे मुद्दों को लेकर वो 231 विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटिंग हुई है उसमें से 200 के आंकड़ा पार करने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितना सत्यता है उनकी बातों पे? नहीं भाई, ये क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिए दावा करना उचित है और करना भी चाहिए। और जितना दावा करेंगे उसी हिसाब से इन लोगों का वोट ऑफ परसेंटेज अपना होगा और इनके कार्यकर्ताओं में हौसला रहेगा जी, और आगे काम करेंगे। इन्होंने जो अभी कही कि एंटी इनकम्बेंसी है जी, वह कोई भी सत्तारूढ़ दल होती है जी, या कोई भी सत्ता होती है, उसमें एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है जी, कभी कभी वो ज्यादा होती है और कभी कभी वो कम होती है जी। वो डिपेंड करता है कि उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी सिचुएशन क्या रहे होंगे जी, क्योंकि मैं नगर निगम की चुनाव की कवरेज किया हूँ वर्षों, जिला प्रशासन की किया हूँ, मतलब जो त्रिस्तरीय पंचायत होती है, और विधानसभा और संसदीय चुनाव की कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 22-23 साल से हम जो कवर कर रहे हैं चुनाव में, तो वो मुझे दिखाई देता है कि आज के 20 साल पहले जिनकी उम्र कम रही होगी, जो छोटे बच्चे रहे होंगे, आज वो वोटर हो गए हैं। जो 5 साल पहले छोटे रहे होंगे आज वोटर हो गए हैं। तो जो पुराने नए वोटर रहे होंगे उन्होंने उन्माद में या प्रचार प्रसार देख के या एक नई भावनाओं को लेके उन्होंने वोट दिया होगा जी। इस बीच 5 साल का उनके पास अनुभव आया होगा, किसी के पास सामाजिक जीवन का 10 साल का अनुभव आया होगा। तो जब हम लोग कोई भी समीक्षा करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वह जो सामाजिक व्यवस्थाएं और शासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, योजनाओं की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब हम छोड़ते जाते हैं, वो हम भूलते जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते कभी जी। तो इन लोगों का जो कहना है वो सही है कि वो जो जानवर हैं उन्होंने चर लिया और नुकसान कर दिया। एक मैं आपको, आप सब लोगों को मैं बताता हूं कि इतने दिन के अनुभव में जो मैंने अभी एनालिसिस किया है, क्योंकि मैं पश्चिम में भी गया, बुंदेलखंड में भी गया, जो मध्य उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वहां पे भी, पूरब के भी कुछ जनपद में घूम के आया। अभी वोटरों में एक नई बात सामने आई है। हाँ। वह है राष्ट्रवाद की। और जो महिलाएं हैं वो जो वीकर सेक्शन की हैं, आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं हैं, हाँ। उनमें मैंने देखा वह किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की हैं। हाँ। उनके पेट की आग को शांत हो रहा है इस समय। उनको जो है उनके बच्चों को फीस मिल रही है, उनके खाते में पैसा जा रहा है। और वो जो कमजोर महिलाएं थी वह बरसात में या ठंडक में जो है ठीक से सो नहीं पाती थी, उनका जर्जर घर होता था या मड़ई होती थी, छप्पर होता था। तो उनको आवास मिला है। तो उसमें जिनको आवास मिला या जिनको पानी मिला, जिनको तो उनको कुछ जिनको नहीं मिला उन्हें लगता है कि इस बार इनको मिला तो हमें भी अगली दफा मिल जाएगा जी। तो ये है एक जो नीचे थोड़ा मैसेज है, वो मैसेज तक जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो दिल्ली वगैरह से आते हैं, वो सब नीचे तक नहीं पहुंच पाते, उनसे बातचीत नहीं करते वो। तो इसलिए ढेर सारी अच्छी समीक्षाएं नहीं हो पाती हैं। तो और उसमें जो अभी मैंने देखा, सबने कहा कि वोटर परसेंटेज कम हुआ। मैं स्वयं खबर लिखा हूं कि वोटर परसेंटेज इस बार थोड़ा कम हो जाएगा। अब उसकी कटिंग नहीं है, यहाँ मैं दिखा नहीं सकता, नहीं मैं दिखाता, इसलिए क्योंकि कई लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 जगह वोट थे। पहली दफा ऐसा हुआ कि उसको उन्होंने क्रॉस किया और मोस्टली मुझे लगता है करीब 68 या 69% के आसपास जो डबलिंग वो थे मतदाताओं के नाम, वो कम हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बूथ से अगर 150, 200 या 50 या 60 या 10-12 वोट कम हुए हैं
वो दूसरी जगह जहाँ स्टेबल है, तो वोटर परसेंटेज तो अपने आप कम होगा ही। वोटर मतलब परसेंटेज आपका कहना है, ये आपका कहना है कि जो डबल, जिनके दो दो जगह नाम थे, वो डबल वोट डाल देते थे। हाँ, वो बिल्कुल डालते थे डबल जी। वोट। अच्छा, डबल वोट भाई, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए मेरा वोट लखनऊ में है और मेरा दूसरा वोट जो है देवरिया में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ और वहाँ के गैप में 5-6 दिन का अंतर है। हाँ हाँ। तो मैं स्थानीय स्तर पे भी सबको दिखाना चाहूंगा कि मैंने वोट दिया, लखनऊ में भी दिखाना चाहूंगा। तो ये जो स्याही है, वो स्याही अगर जो छुड़ाना चाहेगा तो 1 घंटे में छुड़ा लेगा, वो तुरंत छुड़ा सकता वो है। जाके वहां वोट दे के आएगा। भारत हम लोग सिंह जी, ये भारत सिंह हैं, जी, हम थोड़ा सा आपको रोक रहेंगे, बहुत अच्छा एनालिसिस आपका आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी नेता परवेज कटियार जी जुड़ गए हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। परवेज जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। नमस्कार परवेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। हमारे साथ जयंत द्विवेदी जी हैं, सपा प्रवक्ता, अभी जुड़े हुए हैं। उनने दावा किया है कि एंटी इनकम्बेंसी, किसान परेशान, बेरोजगारी और कर्मचारियों को आपने परेशान किया इन 5 सालों में। इस कारण उनकी 300 से पार सीटों के साथ वो सरकार बनाने जा रहे हैं। परवेज जी, जी, उन्होंने दावा किया है। देखिए, मैं उनको बता देना चाहता हूँ जी कि शायद वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनके जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, उनकी बौखलाहट जी, को देख करके, जैसा कि आपने भी देखा होगा, कभी देश की राजधानी लखनऊ बताते हैं, कभी बांस की जगह सांप कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये उनकी बौखलाहट है। पहले जो 3 चरण से चुनाव हुए हैं जी, तो हम लोग तीसरे चरण में इतनी सीटों की बढ़त ले चुके हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में इतनी सीटों का आंकड़ा वो पूरे 7 चरण में चुनाव में नहीं छू पाएंगे। जी, पहला विषय। जी, और 300 तो देखिए, ये इनका सपना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में तो कहूंगा। जी, इस बार समाजवादी पार्टी को, मुझे लगता है ये समाजवादी पार्टी जिंदा बनी रहे, उस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, किसान मजदूर जानते हैं, जी, उत्तर प्रदेश का नौजवान जानता है, उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें, हमारी बेटियां, ये सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा सम्मान सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी में ही हमारी बहन सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी में ही गुंडों और माफियों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इनको उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा जा सकता है। तो कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास, समाजवादी पार्टी के पास। परवेज जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो हम आम जनता से मैंने सुना है, सबसे बड़ा कानून व्यवस्था मुद्दा ठीक है, आपके साथ पक्ष में है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है आवारा पशुओं को लेकर के है। और हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार भारत सिंह जी भी हैं, हम उनसे भी आपकी बात करा देंगे, जान लेंगे कि कितना कितना वो मुद्दा इतना बड़ा। उन्होंने भी कहा कि पेट की आग, एक तरफ पेट की आग बुझाने के लिए जो लाभार्थी है, जिनको जो आपको 25 से 30% आप लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको आवास दे दिया है, वो तो खुश हैं। लेकिन ऐसे मझौले किसान जो हैं, सीमांत किसान जो हैं, उनका कहना है कि मेरी तो पूरी रोजी रोटी चली गई है, मैं किसान से मजदूर हो गया हूं आवारा पशुओं के कारण। देखिए पार्टी जी, मैं देहात क्षेत्र से ही आता हूं और किसान का बेटा हूं जी। मेरे पिताजी और मैं स्वयं भी खेती करता हूं जी। और अभी कोरोना काल में मैंने संकल्प भी लिया था कि अपने और अपने परिवार के आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए इससे की पूरी खेती में स्वयं के परिश्रम से करूंगा। ये बात बिल्कुल सही है जो आवारा पशु वाला आपने मुद्दा उठाया जी, ये मुद्दा है। लेकिन मैंने क्या बताया, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और बहुत होशियार है। वो समझ रहे इस बात को। आखिर आवारा पशु, वो समझ रहे कि नहीं, आज आवारा पशु है, खेत को 11 बजे पूरी रात आवारा पशुओं से अपनों खेतों की रखवाली करते हैं। लेकिन इस बात को भी समझ रहे हैं, जैसे कानून व्यवस्था की आपने बात की, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आज ये आवारा पशु का मुद्दा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कानपुर में जब उनका ये जनसभा हुई, उस जनसभा में भी उन्होंने घोषणा की कि आवारा पशु के लिए बहुत ही बेहतर अभी इंतजाम 10 तारीख के बाद किए जाएंगे। लेकिन प्रदेश की जनता ये भी समझ रही है कि अभी तो रात में सिर्फ हमें पशुओं के खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। अगर कहीं से भूल से भी एक बार इन समाजवादियों की
इन गुंडोवादियों की सरकार आ गई तो अपने बहन बेटियों और घर की रखवाली करनी पड़ेगी और शायद वो नहीं करवा देते। दूसरी बात देखिए, मैं एक चीज और बताऊं त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश की जनता यह भी जानती है कि आवारा पशु मुद्दा है, वास्तव में समस्या है, लेकिन इस समस्या का छुटकारा क्या केवल और केवल गोकती हो सकती है क्या? और गोकती अगर होती थी तो इससे लाभ किसको मिलता था? एक बड़ी संख्या में आपने देखा होगा, हम सभी जब हम लोग किसानों के बीच में जाते हैं, मैं कोई सवाल करता हूं कि बहुत से लोग यहाँ पे 50-50, 60-60 बीघे की खेती करने वाले लोग होते हैं। पूछता हूँ कि आपके बच्चे लखनऊ या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में क्या स्कूल में कॉलेजों में पढ़ते हैं क्या? उत्तर मिलता था कि नहीं मिलता है। दूसरी तरफ एक धर्म के लोग जिनके पास विश्वा भूमि नहीं होती थी, केवल और केवल गोकसी करके, गोकसी के माध्यम से करोड़पति बने हुए हैं। यहाँ तक कि लखनऊ और दिल्ली में तो छोड़ दीजिएगा, दुबई में बड़े बड़े होटल और बिल्डिंग और मकान बने हुए हैं। विदेशों से फंडिंग होती थी और केवल एक ही माध्यम था, यही गोकसी के पैसा जो यह गोकसी अवैध गोकसी होती थी। इसमें सीधे सीधे मैं कहना चाहूंगा, एक धर्म के लोग गोकसी करते थे और यह गोकसी का पैसा आतंकवादी तक को फंडिंग की जाती थी। थोड़ा सा ये गोकसी को परिभाषित कर दीजिए, क्या है ये गोकसी? हमारी गौ माता को जो लोग कहते थे, गौ माता को काट करके सीधे जा करके बूचड़ खानों में ले करके उसको काट करके उस पर मांस को बेच करके जो पैसा आता था उसको गोकसी। तो वही तो सवाल है कि वो कटने बंद हो गए हैं जिसके कारण आवारा पशु बढ़ गए हैं, ये सवाल है। वही मैं कह रहा हूं। तो प्रदेश की जनता जानती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारियों को सरकार बनने के बाद निर्देशित किया था। देखिए, आपने एक चीज और गौर की होगी, जब हमारी 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कोई भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश नहीं दिया गया था कि आवारा पतियों को अवैध ये गूचड़ खाने बंद किए जाएं। ये लोग इतना, ये मतलब इसको किस शब्दों में परिभाषित किया जाए, इतना पाप का काम था ये, जो ये लोग आवारा पशु के नाम पर ये कटाई कर रहे थे, हमारी गाय माता को काट रहे थे। इनका हृदय इतना कमजोर था कि योगी जी की सरकार बनते ही स्वयं ही गूचड़ खाने अपने आप बंद होने लगे। चलिए परवेश जी, आप काफी लंबा उत्तर दे दिया आपने। हमारे साथ जयंत द्विवेदी जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, काफी उत्साहित हैं आपने जो भी अपनी बात कही है उसका उत्तर देने के लिए। जी जयंत जी, आपने परवेश जी की बातें सुन ली हैं? तो जी मैंने इनकी काफी बात सुनी और काफी अच्छा बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि बौखलाए हुए हमारे नेता नहीं है, बौखलाए हुए इनके नेता हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आता है कि 12वीं पास करके इंटर करने वालों को, ये वीडियो वायरल हो रहा है अगर आपने देखा हो तो ये था पहली चीज का जवाब। अब दूसरी चीज का जवाब, 12वीं पास करके इंटर करने वालों को क्या मतलब? इन्होंने कहा कि 12वीं पास करके इंटर करने वालों को जो है चीजें दी जाएंगी। अब 12वीं पास करके इंटर कौन करता है, आप मुझे बता दें तिवारी जी। ये महोदय, ये अब आप समाजवादी पार्टी के जो आप इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। आप उस चीज को नहीं पाएंगे कि 12वीं के बाद इंटर क्या होता है, आपकी समझ नहीं आएगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है वो समझ रहे होंगे इस चीज की बात। 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन इंटर करेगा, इंटर मतलब जो आगे की 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करेगा, फिर ग्रेजुएशन के बाद इंटर करेगा। नई बात बता दी आपने। अरे मेरी बात, एक डाटा में और बात, 12वीं के बाद जो इंटर करेगा, जो अगली कक्षा में, मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ, शायद आपकी नहीं समझ में आ रहा है। 12वीं के बाद जो अगली कक्षा में इंटर करेगा। जी परवेश जी, एक मिनट। परवेश जी, आपने बात कह ली है, उनकी भी बात आ जाए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर इनसे आप जितना बुलवाना चाहते हैं बुलवाइए। अब इन्होंने कहा कि बीफ एक्सपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया आगे बढ़ा। जितनी गायें पहले कटती रही होंगी भारतवर्ष में, उससे ज्यादा जब से मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, तब से बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो अगर इसको रोकना है तो पूरे भारतवर्ष में आपकी स्टेट में भी सरकार है, आपकी केंद्र में भी सरकार है, आप इन स्लॉटर हाउसेस पे ऑल ओवर इंडिया बैन लगा दीजिए ना। तो ये तो हो ही, ये जो इसका जो क्या कहते हैं, गायों का जो ये जो कटने वाली बात है, ये पूरे देश में खत्म हो जानी चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए। ये इस मुद्दे को ये कब तक ये ऐसे लेकर के आते रहेंगे कि ये पहले होता था जी, अब नहीं होता है जी। ये तो अभी भी हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कैसे जो है भारत जो है एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है, बीफ एक्सपोर्ट में। इसका एक डाटा निकाल के आप देख लीजिए कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। और दूसरी बात जो है, अभी अगर जो ये 59 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं,
तो इनमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा एकदम साफ होने वाला है। इसका कारण केवल किसान नाराज नहीं है इनसे शिक्षक भी नाराज है, इनसे किसान भी नाराज है, इनसे बेरोजगार भी नाराज है। इन्होंने किसी को रोजगार देने का काम किया नहीं। जो लुधियाना में काम कर रहे थे, जो महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, जो लोग लौट करके आए थे, क्या उनको यहाँ पे रोजगार देने का काम किया? वो डाटा पे जरूर देने का काम किया होगा, कागजी कार्रवाइयों में, लेकिन हकीकत में देने का काम नहीं किया है इन लोगों ने। तो इन सभी चीजों को देख करके वोटर बहुत समझदार है। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। 12 से 17 के बीच में जैन जी आपने दिया था क्या? ये सब रोजगार दिया था 12 से 17 के बीच में? 2012 से 2017 के बीच में हमने रोजगार दिया था, और 2012 से 2017 के बीच में इनकी तरह तो रोजगार नहीं दिया था कि 69,000 की वैकेंसी आए और वो 1.5 साल तक उसकी ज्वाइनिंग ना हो पाए, और हो भी पाए तो इनको उत्तर ना पता हो कि उत्तर क्या गोरखनाथ है या मत्स्येंद्रनाथ है। तो प्रश्नोत्तरी के लिए जो है 1-1 साल तक जो है कोर्ट में झगड़ा नहीं चल रहा था। एक वैकेंसी आती है, उसका पेपर तुरंत लीक हो जाता है, अगर वो पेपर लीक हो जाता है और बच्चे बेचारे परेशान होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एनटीपीसी का एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी बताएं। जैन जी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही होता है, और अगर आपने रोजगार दिया था तो फिर दहाई में सिमट के क्यों रह गए आप? देखें सर का हमने, जब हम लोग थे तब हम लोगों ने काम किया, और वो काम अगर जनता को पसंद नहीं आया, जनता ने हमें हटाने का काम किया है, और हम अपनी हार को स्वीकारते हैं कि जनता ने हमें उखाड़ फेंकने का काम किया। पर इस बार जनता इनको भी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अगर हम हारे हैं तो इसमें गम कहां है हमें? हम अपनी हार स्वीकार रहे हैं और हम फिर से मेहनत की है, हम फिर से डटे हुए हैं, और फिर से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, और जनता अब की बार हम पे जो है विश्वास जताने का काम कर रही है, और जनता 22 में बाइसिकल को लाने का संकल्प ले चुकी है। जी बताएं। जी नहीं, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ, मेरी बात पूरी हो गई, आप बताएं। परवेज जी, एक मिनट हमारे साथ भारत सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारत सिंह जी, जिस तरह से दावा किया है परवेज जी ने, हालांकि उन्होंने आवारा पशुओं से लेकर उन्होंने कहा कि खेती बचाने नहीं, आगे कानून व्यवस्था पे उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है सपा सरकार अगर आ जाती है तो लोग अपना घर बचाएं, बहन बेटियां बचाएं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। ये कानून व्यवस्था, जैसे इसके पहले भी आप बोल रहे थे कि लाभार्थी जो जिनकी पेट की आग बुझाने की व्यवस्था की है वर्तमान सरकार ने, वो किसी भी धर्म जाति के हो, वो वर्तमान सरकार के पक्ष में, ये आपने पहले कहा था भारत सिंह जी, तो वो तो ठीक है। नहीं पंडित, मैंने नहीं कहा था वर्तमान सरकार के। जी जी, इसलिए मैंने कहा कि जो है जो समीक्षाएं हैं वो समय लेती हैं। जी, आप लोग मतलब वो 10 मिनट में कोई पूरी बात नहीं कर सकता। जी जी, वो समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसमें दूसरे को समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि सरकार के पक्ष में, ये मैंने नहीं कहा। आगे बताइए, फिर हम बताएं। आपने कहा कि मौजूदा समय में जिनकी पेट की आग बुझ रही है, आपने कहा जिनको आवास मिल गया है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला, आग बुझ रही है, आप भी जानते हैं, कटियार जी भी जानते हैं, और ये जयंत चौधरी और अमर जी भी जानते हैं कि इस समय अन्न वितरण योजना कौन चला रहा है, तो वो फिर लाभ किसको जाएगा? नहीं, ये हमें आवारा पशु पे बोलना है या जो है लाभार्थियों पे बोलना है? हमें आवारा दोनों पे थोड़ा सा हमें समीक्षा चाहिए, क्योंकि हमारे साथ और भी कांग्रेस के नेता भी जुड़ रहे हैं, दोनों में समीक्षा चाहिए। अच्छा, तो सही बताना है या पक्ष में बोलना है कि पक्ष में बोलना है? नहीं, आपको सही बताना है, निष्पक्ष सही बताना। उसमें ऐसा है पंडित जी कि ये जो आवारा पशु की बात अपने सपा वाले मित्र बोल रहे थे और बस भाजपा वाले मित्र बोल रहे थे, तो भाई ये लोग उज्जवल भविष्य में हमारी शुभकामनाएं, ये लोग और प्रतीक्षित हों और आगे बढ़ें, हमसे कोई सहयोग हो वो भी लें। उसमें ऐसा है कि हम लोग बचपन से देखते रहे हैं आवारा पशुओं की स्थितियां। तब वो आवारा पशुओं की संख्या होती थी इक्का दुक्का, किसी ग्राम सभा में 1-2 अगर कहीं छूट गया तो उसको दूसरा कोई ही हाँक के पहुंचा जाता था। अभी क्या है कि पहले जितने जानवरों की कटाई होकर बिकती थी, वो चाहे भैंस हो, चाहे वो जो है गाय हो, या कोई जानवर हो जो बड़े चौपाए हैं, वो अभी भी उतने ही कट रहे हैं। उनमें कोई पहले भी जितने थे अभी भी उतने हैं। हाँ, योगी जी के आने के बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा कि अब गौकसी नहीं होगी, तो उसमें जो भी वह किसी भी संप्रदाय के हों, वो अपने दरवाजे पर गायें पुरानी हो जाती थी, बैल पुराने हो जाते थे, उनको बांधे रहते थे और उनकी सेवा करते थे।
और उन्हीं के दरवाजे पे ही उन जानवरों की मौत हो जाती थी। और वो उसको जो भी स्थानीय लोग होते थे ले जाके उसको खेतों में डाल आते थे। एक वो व्यवस्था थी, अगर उसको किसी ने बुढ़ापे में या अगर वो बच्चा नहीं दे रही है, ये व्यवस्था भारत जी बहुत पहले थी कि इन्हीं अभी इसलिए तो ध्यान से सुनना होगा। 5 साल पहले योगी जी के आने के पहले तक सामाजिक व्यवस्थाएं ये थी कि कोई भी उसको समाज में कोई बात न उठे, मेरे ऊपर प्रश्न न उठे कि देखो ये खिला नहीं पा रहे इसलिए बेच दिए। उसको बेचते नहीं थे, उसको अपने अन्य जानवरों की तरह उसको पालते थे, पोसते थे। अभी क्या हो गया, योगी जी की सरकार आने के बाद इन्होंने घोषणा कर दी कि गौकसी अब नहीं होगी। उनका वो जो बयान है, हो सकता है राजनीतिक लाभ लेना हो सकता है वो अपने सरकार को कुछ नया देना चाह रहे हो सकता है विपक्षियों के ऊपर उनको भविष्य में कोई दबाव बनाना हो, इसलिए उन्होंने ये बोला होगा। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पहले भी ये सब बोलते रहे हैं, तो उन्होंने एज यूजुअली बोल दिए और वो सदन की कार्रवाई में आ गई और वो चर्चा हो गई। खैर, तो अभी क्या हुआ कि जब उन्होंने बोल दिया तो बहुत ऐसे लोग क्या किए, उन्होंने अपने जो बछड़े थे, गाय नहीं, बछिया नहीं, जो बछड़े थे या जो बैल थे वो पुराने हो गए थे, वो उनकी उम्र हो गई थी, उनको उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, ये जो गाय है, भैंस है, ये लोग पारिवारिक जानवर हैं। वो पारिवारिक जानवर वो जंगल में नहीं रह सकते, वो कहीं पे भी आप छोड़ देंगे उनको, वो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन में चल के आपके गांव के आसपास आ जाएंगे, आपके परिवार में, खलिहान में जो आसपास बाग होगी उसमें आ जाएंगे। वो मानवीय लोगों के साथ ही वो रहते हैं जी। तो उनको मौका लगा, उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, अब एक बात उसमें ये है कि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि वो चर जा रहे हैं, चर तो जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनमें एक फायदा हो रहा है लोगों को, फायदा ये हो रहा है कि जो है जितना उनका चर जा रहा है उतना उनको राशन भी मिल जा रहा है जी। उधर वो चर रहे हैं, उधर वो राशन मिल रहे हैं, 2-2 दफा उनको राशन मिल रहा है, तो उनकी वो भरपाई हो जा रही है। वो उनको मान ले रहे हैं कि भैया अगर जो है गोरू चर लेकिन राशन जिनको मिल रहा है, भारत सिंह जी, राशन जिनको मिल रहा है वो एक निश्चित एक सीमा रेखा है, उसके नीचे वालों को मिल रहा है नहीं, उसके ऊपर भी ले रहे हैं। ये सब बहुत जांच का विषय है। मैं जो बात करूंगा बहुत तथ्य वाली बात करूंगा। उसमें कोई भी सरकारें हो, वो जो डिपार्टमेंट है जो बांटता है, जो नीचे के अफसर हैं जो बांटते हैं, वो उन्हीं को नहीं, उनके भाई बंधु में ऊपर वालों को भी दे रहे हैं। वो कतई ऐसा नहीं है कि जिनकी आय जो है वो खाली 50,000 के नीचे है, साल भर में उन्हीं को मिलेगा। अरे ऊपर वाले भी पा रहे हैं। वो कैसे ले रहे हैं वो अलग बात है, वो जांच का विषय है। इनकी सरकार है, वो अपनी उसको जांचें, और वो विपक्ष वाले हैं वो अपनी उस पर आवाज उठाएं। ठीक है, अपना काम है बताना, बता दिया। आपने कहा सही बोलना तो मैंने कहा सही बोल दिया। चलिए, बिल्कुल सही बताया आपने। हमारे साथ अंशु अवस्थी, भारत सिंह जी हमारे साथ, अंशु अवस्थी समझे अपना, उसको जाने बुझे जी। और अभी एक चीज और है कि जैसे उन्होंने अपना जानवर छोड़ दिया तो अगल बगल वाले भी प्रश्न कर रहे हैं कि भैया दूध तो दो लिए और उसके बाद छोड़ दिए उसको, तो एक दूसरे के ऊपर प्रश्न भी उठा रहे हैं। धीरे धीरे वो जान भी गए कि ये जो जानवर छुट्टा छोड़ रहे हैं ये अपने लाभ की वजह से छोड़ रहे हैं कि भैया वो जाएंगे चर के चले आएंगे, हमें रास्ता उसका कुल मिला के भारत सिंह जी हम लोग ये आवारा पशु कौन है, क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, इससे हटके आज जो चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो रहा है, अभी कुछ देर में संपन्न हो जाएगा, इसमें मैंने आपसे जानना चाहा था कि ये मुद्दा वर्तमान सरकार के लिए कितना भारी पड़ेगा। नहीं, ये कुछ एकाध जगहों पे, ग्रामीण स्तर में एकाध जगहों पर ये भारी पड़ सकता है, और जहां जहां भारी पड़ा है वो वहां दिख भी गया है, चाहे आज का समय हो चाहे 10 दिन पहले का हो जी। उसकी नाराजगी उनको दिखाई दी। जब नाराजगी दिखाई दी तो जो सत्तारूढ़ दल वाले हैं उन्होंने अपनी रैली करी, उन्होंने वहां नीचे तक जाके लोगों से बातचीत करी। भारत जी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अंशु अवस्थी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, 2 मिनट उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर एक बार फिर हम बीजेपी और सपा के पास आएंगे। अंशु जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से के प्रोग्राम जी आ रही है जी। अंशु जी हमारे साथ
समाजवादी पार्टी के भी जुड़े हुए हैं। जयंत द्विवेदी जी प्रवक्ता है, उनका दावा है कि 231 में 200 पार हो चुके हैं। परवेश कटियार जी भी दावा कर रहे हैं बीजेपी से कि 231 200 पार हो चुके हैं। अब हम आपसे वास्तविकता पूछ रहे हैं कि कांग्रेस, प्रियंका जी की जो मेहनत है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे, लेफ्ट आप के नारे, बहुत सारी बातें आई हैं, आपकी स्थिति क्या है? मैं आपके मुंह सुनना चाह रहा हूं, फिर उनसे हम बात कर लेंगे। देखिए, सभी को अपने दावे करने का अधिकार है जी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये लोकतंत्र है। और लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव करने जा रही है जी, क्योंकि सभी सरकारों को देखा है, समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा की समय की सरकार देख रही है। सभी सरकारों में उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ पीछे गया, रोजगार के मामले में पीछे गया, आर्थिक बदहाली बढ़ गई। आप देखिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस ने खड़ा किया था, जो प्रदेश का नौजवान प्रदेश में रोजगार पाता था, आज जो बेरोजगार है, बाहर शहरों में जाना पड़ रहा है। कोरोना काल में लोग वापस आ रहे थे, सभी ने देखा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन तैयार किया है। हमने अपना मजबूत संगठन के दम पर, और प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए की हैं, क्या वो गेहूं, धान हो 2500 रुपए कुंटल MSP, 400 रुपए कुंटल गन्ना, और किसानों का पूरा कर्जा माफ, महिलाओं को सरकारी बस में मुफ्त यात्रा, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, उसके साथ में गौपालन, पशुपालन बढ़ाने के लिए 2 रुपए किलो गोबर हम खरीदेंगे, जिससे गौपालन बढ़े, पशुपालन बढ़े। तो ये जो सारी चीजें हमने की हैं, 10 लाख तक मुफ्त इलाज, ये आपने अपनी योजनाएं बता दी, योजनाएं बता दी आपने। त्रिपाठी जी, ये दुर्भाग्य है कि 5 साल तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रही। एक अच्छा मौका था काम करने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आज मजबूरन प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो 5 साल की उत्तर प्रदेश के कामों की उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं। वो कहीं पर अपना त्योहार, हमारा त्योहार कर रहे हैं, कहीं पर दूसरी बातें ला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जहरीली भाषा बोल रहे हैं। तो प्रदेश की जनता तो ये बात समझ गई, अगर उपलब्धियां होती तो गिनाते। आज उपलब्धियां नहीं है उनके पास, और प्रदेश की जनता को तो वो सरकार चाहिए जो उनके लिए काम। चलिए अंशु जी, निश्चित तौर पे आपने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसको आपने हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जनता को, लेकिन हम आपसे एक सवाल कर रहे थे कि आप किस स्थिति में हैं, सरकार बनाने की स्थिति है? 231 में कहां तक हैं आप? इस बार के जो परिणाम हैं 231 सीटों में, चाहे वो 55 सीटें पहले फेज की हो, दूसरी 58 हो, चाहे 59 हो, इस बार जो हो रही है 59, आप ये जान लीजिए कि अप्रत्याशित और चमत्कारिक परिणाम आने जा रहे हैं। चलिए, आप याद करिए, बहुजन समाज पार्टी 100 से सीधे 206 पे पहुंची थी, वही समाजवादी पार्टी 224 पहुंची थी, और भाजपा सीधे जो 50 सीटों के आसपास थे और 300 पहुंचाया जनता ने, 325 गठबंधन को। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को भी इस बार अप्रत्याशित जनादेश मिलने जा रहा है, और निश्चित तौर से हमें पूरा भरोसा है कि हमने जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। जनता अपने मुद्दों, आप भी 7 से 204 पहुंच रहे हैं, 7 से 204 पहुंच रहे हैं आप भी। 231 में हमें बहुमत है। हम कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिससे जनता का अपमान हो। जो लोग सिर्फ 4 चरणों के चुनाव में अपनी सरकार बना रहे हैं, वो निश्चित तौर से पूर्वांचल की जनता को अपमानित कर रहे हैं। एक एक वोट उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण है, सबका योगदान है। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जो भी ये कह रहे हैं कि 4 चरण में हमारी सरकार बन गई, अगर बन गई है तो वो पूर्वांचल क्यों जा रहे हैं प्रचार करने? रहने दो, घर बैठे, उनकी तो सरकार बन गई। नहीं, सब झूठे दावे 2/3 से बनाना चाह रहे हैं ना। देखिए, कोई किसी तिहाई से नहीं बनाना चाह रहा है भाई, 2/3 सरकार बनाना चाह रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। चलिए अमरजीत जी, कांग्रेस का भी अपना दावा है, लेकिन ये अच्छा उन्होंने कहा कि हम पूरे चरण लड़ने के बाद हमारी सरकार बनेगी। देखिए, दावा करना अच्छा है, उनका काम है कि वो हर पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो हर पार्टी को अपने रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दावा करना ही चाहिए। रही बात एक चीज में जो भी सुन रहा था कि मैनिफेस्टो की बात की, या जो भी वादे लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिए, आप ये देखिए कि कुछ भी बोल दिया है। आप उन मैनिफेस्टो को अगर आप देखिए, पैसा कहां से आएगा? हाँ, पैसा कहां से आएगा? किसी ने इस पे नहीं सोचा। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या है,
जो बजट है उनका उस पर किसी ने नहीं सोचा। जिसको देखो सब मैनिफेस्टो और ऐसे बांट रहे हैं कि जैसे कि सरकार बन जाएगी तो वो सब कुछ फ्री में बढ़ जाएगा। हालांकि ये पैसा हमसे और आपसे ही जाना है, जो टैक्स के पैसे एकत्रित होंगे और ये सारे जो रेवेन्यू के कलेक्शन होगा वो। लेकिन जिस तरह से मैनिफेस्टो आ रहा है वो आप देखिए कि एक बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बोल के और बिना किसी आकलन के कुछ भी बोल देना। रही बात एक चीज और है जो मैं अभी स्पेशली इस फेज से, जो क्योंकि हम लोग त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं इस फेज की, अपन बहुत सारे मुद्दे पे घूम गए। हालांकि बिल्कुल सही है, आवारा पशु का एक मुद्दा है। बीजेपी के साथ अगर कानून व्यवस्था का अच्छा रिपोर्ट कार्ड है, वहीं धर्म का भी उनको साथ मिल रहा है, तो आवारा पशु का उनको एक डेंट लग रहा है और किसान आंदोलन का। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात जो इस ट्रेंड देखने को मिल रहा है चौथे चरण में स्पेशली, कि मुझे जो ऐसा लगता है कि एक अर्बन और रूरल वोटिंग का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जो बड़े जिले हैं, बड़ी जगहें हैं, वहां पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बीजेपी की तरफ लोग जा रहे हैं, और वहीं जो थोड़े से इंटीरियर जगहें हैं वहां पे सपा को, स्पेशली मैं इस चौथे चरण की बात कर रहा हूं, उसमें सपा को मुझे लगता है कि अच्छा खासा माइलेज मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीटें हैं और जो परसेंटेज है उस हिसाब से मुझे लगता है सपा को मिल सकता है। एक और चीज हम लोग जो दिन में डिस्कशन कर रहे थे कि जो टिकट वितरण हुए हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बात करें, उसमें जो 621 लोगों को, जो प्रत्याशी को टिकट दिए हैं, उसमें से 167 ऐसे हैं जिनमें क्रिमिनल केसेस हैं, और 229 तो ऐसे हैं जिनमें सीरियस केसेस हैं, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर और रेप के भी केसेस हैं। वहीं अगर हम इसको पार्टी वाइज देखें तो कांग्रेस ने ऐसे 31 प्रत्याशियों को दिया है, सपा ने 30 प्रत्याशियों को, 26 प्रत्याशियों को बीएसपी ने दिया है, और 23 प्रत्याशी जो भाजपा दिया, और इनफैक्ट जो अपना दल है उसने भी 11 ऐसे प्रत्याशी दिए हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अब प्रत्याशियों का जो चयन है वो सीमित हो गया है, और इसीलिए ये समीकरण जब सारे देखे जा रहे हैं कि कौन कितना मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यादव बाहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, तो घूम फिर के जो आंकड़ा है वो इसी पे आ जा रहा है। और यही शायद मजबूरी है कि 27% जो टिकट बांटे गए हैं उसमें से क्रिमिनल केसेस वाले लोग देखने को मिले हैं। चलिए, एक बहुत हमारे परवेज जी हैं, आप हमारे साथ, आपको आवाज आ रही? जी 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 परवेज जी, अभी मुनव्वर राणा मशहूर शायर हैं जो हैं, उनका खैर वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुझे वोट डालने का अधिकार ही नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार फिर से आ गई तो उत्तर प्रदेश वो छोड़ देंगे। जी परवेज जी। जी, तो मुनव्वर राणा जी बहुत अच्छे शायर हैं जी, और मुझे लगता है कि शायद उनको जो है अब देख लेना चाहिए कि योगी सरकार तो आ ही रही है, तो मुझे लगता है कि एक बार वो अपना प्रबंधन कर लें, प्लॉट वगैरह, मकान वगैरह जहाँ भी जाने के लिए उनको उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए, अगर वो अपने वादे पर खड़े रहते हैं जी। क्योंकि इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार एक बार पुनः आने वाली है जी। तो मुनव्वर जी को मुझे लगता है जल्दी इंतजाम कर लेना चाहिए। परवेज जी, यहाँ एक सवाल है, 2017 में जिस तरह से आप प्रचंड बहुमत से जीते थे, इसके पहले भी भारत जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, इस बार जो मतदाता है पिछले बार बिखरा हुआ था, अलग अलग सपा में, बसपा में, हालांकि कांग्रेस में नहीं था, सपा और बसपा में बिखरा हुआ था। इस बार एकजुट दिख रहा है, खासकर जो यादव और मुस्लिम मतदाताओं का गठबंधन है वो जरा थोड़ा सा ज्यादा मजबूत दिख रहा है। बाद में और भी दूसरी जातियों के मतदाता तो सब जगह पार्टियों के साथ रहते हैं, वो तो है ही, ये इसका गठबंधन ज्यादा मजबूत दिख रहा है। ये आपको कितना परेशान कर रहा है परवेज जी? आपको 2019 का चुनाव याद होगा जी, लोकसभा का चुनाव जी। आज आप यादव और केवल मुस्लिम की बात कर रहे हैं, या हमारे विपक्ष के लोग यादव और मुस्लिम की बात करते हैं कि हमारा यादव और मुस्लिम वाइन फैक्टर के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित बात, मैं समझ सकता हूँ उनकी बात को, लेकिन 2019 के चुनाव में क्या हुआ था जी? देखिए, अभी हमारे सपा के साथी कह रहे हैं 19 का चुनाव अलग है। देखिए, राष्ट्रीय लोकसभा का चुनाव मुद्दा अलग होता है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पे चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सारे दल एक हुए,
17 के चुनाव के बाद अगर 19 में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार में कोई खामियां रही थी, इन्होंने मुद्दे बताए बेरोजगारी का, आवारा पशुओं का, अगर जनता इससे प्रभावित हुई होती तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा गठबंधन होने के बाद कांग्रेस, सपा, बसपा सारे दल जब एक हो गए, उसके बाद आपने प्रत्याशित रिजल्ट देखे, क्या कारण रहा भाई। आज तो केवल वाईएम फैक्टर का बात कर रहे हैं। दूसरा विषय, कितनी अगर जातियों पर ही बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा, चाहे वह बहुजन समाजवादी पार्टी हो और चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, आप देखिएगा इन्होंने एक तरफ, मैंने पहले भी आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है, बहुत जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया का जमाना है, सदी का जमाना है, अब पिछड़े नहीं रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं उस चीज को कि आप एक तरफ बात करेंगे तो हिंदुओं में जातियों की बात करने लगते हैं, दूसरी तरफ बात करेंगे तो मुस्लिम में केवल मुस्लिम समाज की बात करते हैं। भाई अगर आप मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उस पर विपक्ष को मिर्ची लग गई कि 80 और 20 का चुनाव होने वाला है, इसीलिए तो कहा ना। जब आप एक धर्म की बात कर रहे हैं, आप हिंदुओं की बात करते हैं तो ब्राह्मण की बात करने लगेंगे, क्षत्रिय की बात करने लगेंगे, कुर्मी की बात करने लगेंगे, बनिया की बात करने लगेंगे, यादव की बात करने लगेंगे, पाल की बात करने लगेंगे, बघेल की बात करने लगेंगे। दूसरी तरफ आप मुस्लिम की बात करते हैं जी, तो हिंदू भी इस बात को समझ रहा है जी, दूसरा धर्म भी इस चीज को समझ रहा है। परवेज जी, दूसरी चीज मैं बता दूं कि मुस्लिम में भी, एक मिनट त्रिपाठी जी, जी, तो आपने मुस्लिम वोटर्स की बात की जी, तो मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम वोटर जो है इसको अगर छोड़ दिया जाए, आज आप देख लीजिएगा 3 तलाक जी, कितना कुछ हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो केवल नारा नहीं दिया, उसको धरातल पर स्थापित किया। चलिए, कोई भी विपक्ष, हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जी, तो कोई भी पूछ योजना लेते हैं, रही हो, विपक्ष से पूछ योजना लेते रही हो, हैं। कोई भी योजना रही हो, परवेज धर्म जी, और जाति देखकर योजनाओं का बंटवारा परवेज नहीं जी, हुआ। विपक्ष से पूछ लेते हैं। जयंत जी, जिस तरह, जयंत जी मेरी आवाज आ रही? आज मुस्लिम में बहुत बड़ा वोटर महिलाओं का वोट, महिलाओं का एक मिनट परवेज जी, मैं रोकूंगा आपको। जयंत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जवाब नहीं होगा जयंत जी के पास, नहीं, तो आवाज तकनीकी कारणों से नहीं जा पा रही है परवेज जी, ऐसा नहीं है, वो जवाब देंगे आपकी बातों का। जी जी, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब आप सत्ता में कुछ भी कह देंगे, ठीक बात नहीं है। क्या चीज? अरे परवेज जी कह रहे हैं, उनके बाद जवाब नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, वो अपनी बात तो रखें कम से कम। परवेज जी वो ऐसा ना कहें भाई। चलिए, नहीं हेलो जी, जैन जी आवाज आ रही है अब? हाँ आवाज आ रही है। हेलो, अभी परवेज जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कही MY फैक्टर, MY ये मुस्लिम यादव फैक्टर कही है। आपकी तरफ से शायद महिला यूथ की बात कही जाएगी, MY फैक्टर मतलब। हेलो, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, आप क्या फिर से बोलेंगे एक बार, क्या कह रहे हैं? परवेज जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं उन्होंने, जैसे अभी हमने उनसे बात भी की थी कि मुनव्वर राणा जी ने कहा है कि अगर योगी की सरकार आ गई, योगी जी की, तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा उनको अपना प्रबंध कर लेना चाहिए, कहां बसना है ये तय कर लेना चाहिए, योगी की सरकार आ ही रही है। दूसरी एक बात उन्होंने कही, MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव का गठजोड़। आवाज सुनाई पड़ रही है आपको जैन जी मेरी? हेलो, हाँ आवाज आपकी सुनाई पड़ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। हम अभी जो सवाल कर रहे थे आपने सुना क्या? ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो आपकी तरफ से क्या महिला और यूथ की फैक्टर, MY फैक्टर मतलब महिला और यूथ है? महिला और यूथ का फैक्टर। हेलो जी, हाँ, हेलो जी बोलिए। जी जयंत जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। मेरी आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हेलो, चलिए, अभी परवेज जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। अभी मैंने उनसे देखिए, पूछा। परवेज जी की बात का मैं स्पष्टीकरण ये देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्यतः ये हमेशा आपको धर्म के नाम पे उलझाने वाली पार्टी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब महिलाओं की बात ये करते हैं, डायल 100 देने का काम हमारी सरकार ने किया था, जिसको इन्होंने सिर्फ नाम परिवर्तन करने का काम किया था। ये नाम परिवर्तन करने वाली सरकार है, जिसका नाम इन्होंने अब डायल 112 कर दिया है। ठीक है, ये इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देते हैं, ये कुछ बस सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है, ये काम करने वाली सरकार नहीं
हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। ये सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है, ये कोई काम करने वाली सरकार नहीं है। किसी भी चीज पे आप इनसे पूछेंगे इन्होंने काम किया हो, तो इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। अब मैं एक विषय पर आपको बात बता देता हूं कि जैसे ये बता रहे थे महिला सुरक्षा के बारे में जी। आप ये बताइए कि टैनी जी के ऊपर आरोप लगता है, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी होने के काम नहीं होता है, वो गृह राज्य मंत्री पद पर बने रहते हैं, उस पे कहां, जब थार किसानों के ऊपर चढ़ रही थी तब इनकी सुरक्षा कहां चली गई थी, तब उस पे जो सवालिया निशान खड़े होते हैं उन पर इनकी कोई सफाई नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इनकी, और ये इस तरीके के आरोप लांछन हमारी पार्टी के ऊपर लगाते रहते हैं। ये खैर हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, इनका काम है, इनको मैं स्वीकारता हूं कि आप कोई भी जो भी राजनीतिक आरोप आपको लगाने हैं वो आप लगाते रहिए। एक चीज, दूसरी चीज जो अब ये चुनाव अब जिस भी मुद्दे पे हो रहा है, जब ये लोग चुनाव हारते हैं, जब इन लोगों को चुनाव में हारने के समय जो इन लोगों को बौखलाहट आती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही बराबर। हाँ, अब जैसे किसानों के मुद्दे पे हुआ, खुला जानवरों के मुद्दे पे हुआ, इन सारे ही मुद्दों पर जब इनको लगने लगता है कि इनकी सरकार जा रही है, तो ये सीधे राष्ट्रवाद के मुद्दे पे ले आते हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का काम पाकिस्तान से करना चाहते हैं। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो है राष्ट्रवाद कैसे मुद्दा हो सकता है? और राष्ट्रवाद की फीलिंग की जो बात करते हैं, जिन्ना का मुद्दा तो आप लेके आए थे जैन जी। जिन्ना का मुद्दा आप लेके आइएगा, हम तो गन्ना का मुद्दा लेके आएंगे। नहीं, आप लेके आए थे, सबसे पहले अखिलेश जी ने जिन्ना की बात कही थी। तो ठीक है, जिन्ना की बात की थी, तो जिन्ना की बात करने में कौन सी बुराई है? जिन्ना जो है क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में वो भारत में साथ में थे, और वो स्वतंत्रता संग्राम में वो जो है क्या कहते हैं, उन्होंने एक कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किया है। हाँ, इसके लिए उनको 100% दोषी कहा जा सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान बना लिया, और इसके लिए उनकी जितनी निंदा करनी हो वो की जा सकती है। देश तोड़ दिया, इसका दुख नहीं चाहते हो तो मुझे पूछ लें, क्योंकि मुझे परवेज जी का ऑडियो आया नहीं था कि परवेज जी ने क्या क्या चीजें कही हैं। चले परवेज जी, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं जयंत जी से? देखिए सर जी, मैं आपको पार्टी बता देना चाहता हूँ जी। सबसे पहले अभी मैं अपने साथी को जो उन्होंने डायल 100 की बात की जी, तो डायल 100 इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया जी। तो मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार ने नाम बदलने का काम नहीं किया। आपने डायल 100 दी, लेकिन आपने डायल 100 को डीजल नहीं दिया, आपने डायल 100 को ड्राइवर उपलब्ध नहीं कराए। रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा, जब आपकी सरकार थी आपने गाड़ियां तो खड़ी कर दी, लेकिन डायल 100 को लगाया जाता था तो वो नॉट रीचेबल करके कहीं नॉट रीचेबल जाता था, कहीं कॉल रिसीव नहीं होती थी जी। आज अभी आप बैठे वो वहां पर हमारे साथी डायल 100 डायल करेंगे, 10 सेकेंड के अंदर आपकी कॉल रिसीव होगी, और विदिन 10 मिनट के अंदर एक गाड़ी आपके वहां पर ऑन स्पॉट मौके पर पहुंच जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला जिन्ना, समस्या तो यही है हमारे समाजवादियों के साथ में कि आप जिन्ना को आप कह रहे हैं, ये मुद्दा किसने उठाया? आप कह रहे कैराना अखिलेश जी ने उठाया जिन्ना का मुद्दा। जिन्ना में आपको राष्ट्रवाद की झलक नजर आती है? आपको पटेल जी में सरदार पटेल जी का आप नाम नहीं लेते हैं, सरदार पटेल जी पर आप बात नहीं करते हैं। एक चीज पर सुनिए, रोक के बोलना चाहूंगा जी। अब आप जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये दोनों एक साइकिल के दो चक्के की तरीके थे। अब इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी दूरी बनाने का काम किया, खुदा ना खास्ता ये जग याद रखिएगा और इतिहास ये बनेगा। कल को आप यही दूरी इतिहास में देखेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में, ठीक है? तो ये लोग, इन लोगों ने सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में दूरी बनाने का काम किया है। इन लोगों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी बांटने का काम किया है। सुभाष चंद्र बोस को दूसरे एंगल से देखते हैं, खान अब्दुल गफ्फार आप देश बांटने वाले को देश को हीरो बनाना चाहते हैं। अरे देश बांटने का काम गोलवलकर ने किया है, देश बांटने का काम सावरकर ने किया है, देश बांटने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया है, देश बांटने का काम सरदार पटेल ने नहीं किया है।
देश बांटने का काम चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया है, देश बांटने का काम शहीद भगत सिंह ने नहीं किया है। किसने देश बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं, दिन भर हिंदू मुसलमान आप लोग करते रहते हैं। चंद्रशेखर जी ने नहीं किया, इतनी नफरत आपने बो दी है, इतनी नफरत आपने बो दी है हिंदू मुसलमान के बीच में। पंडित जैन द्विवेदी अगर किसी आतिफ मियां के साथ चौराहे पर बैठ जाए तो लोग ये कहने लगेंगे कि आप क्यों बैठे हैं, ये करने का काम परवेज जी जैन जी हमारा समय समाप्त हो रहा है। समाजवादी लोग परवेज जी जैन जी समय समाप्त हो रहा है। चलने वाले अमरजीत जी, मायावती की भूमिका, मायावती बीएसपी की भूमिका कितनी रहेगी इस बार के चुनाव 10 मार्च के बाद? देखिए, मैं भी यही चीज सोच रहा था, क्योंकि बीएसपी की तरफ से कोई अपनी बात रखने को नहीं है और जिस तरह से अलाउ नहीं करती ना वो। हाँ, बीएसपी का जो लेकिन रुख रहा है, अलाउ के साथ साथ एक चीज जो पूरे चुनाव में देखने को मिल रही है लगातार, कि बहन जी जो हैं वो कोई ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल कर रही है, खासतौर पे बीजेपी के खिलाफ। जो भी वो अपनी कैंपेनिंग कर, आज सुबह भी उन्होंने वोट डाला था तो सीधे यही अपील की थी कि आप दंगा मुक्त, भय मुक्त रखिए, और सपा के बारे में ही उन्होंने कटाक्ष किया था। वहीं बीजेपी भी जो है वो बीएसपी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करती आ रही, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है और हो सकता है कि एक अहम भूमिका उनकी देखने को बाद में मिले। पुराने एक बार फिर से। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। परवेज जी आपका धन्यवाद, जैन जी आपका धन्यवाद। जी जैन जी बहुत संक्षिप्त जी बोलिए। जैन जी, एंडिंग नोट पे जैसे भी बहुजन समाजवादी पार्टी की आपने बात करी है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देने का कार्य कर रही है। इसको आप लोग भी जान रहे हैं, इसको दुनिया भी जान रही है। चलिए, आपने अच्छे से खुलासा कर दिया। समर्थन देने की बात नहीं कर रही है। मैं विपक्ष में पहली बार देख रहा हूँ, देख लीजिएगा कि आपकी पार्टी से जो विपक्ष के लोग मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई विपक्ष ये बोल दे कि भाई भाजपा के लिए ठीक है लेकिन समाजवादी को वोट मत करना। बहन जी ने दंश झेला है जिस तरीके से आप लोगों ने जो आप कह रहे हैं, मैं भी वही सेम बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सशक्त दलित महिला को आप लोगों ने एक कोठरी में बंद करके और उनका चीर हड़ल करने का कार्य किया था। चलिए, भूली नहीं, उन्होंने यही बोला है। हमारा समय समाप्त हो गया। परवेज जी, मैंने उस केस वापस लेकर की बड़ी भूल कर दी। बहुत धन्यवाद आपका। भारत सिंह जी, आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की, बहुत अंदर की स्थिति आपने बताई कि आवारा पशुओं की समस्या क्यों हुई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को कि अपना अमूल्य समय हमें आपने दिया। तो चौथे चरण में 59 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद 403 में से 231 सीटों की लड़ाई खत्म हो गई है। पिछली बार इन 231 में से 190 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार समीकरण पहले से काफी अलग है। जनता का झुकाव सपा के साथ ही बसपा और कांग्रेस की ओर भी नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत सही। ऐसे में 22 की बाजी कौन अपने नाम करता है, देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।